सत्यनारायण उच्च शिक्षा संस्थान तुलसीपुर श्रावस्ती के यूट्यूब चैनल ज्ञान संपदा में आपका स्वागत है। मैं जीवनलाल, प्रवक्ता सामाजिक अध्ययन। अभी पिछले अध्याय में हमने सीखा था पृथ्वी के आंतरिक बल के बारे में, बाह्य बल के बारे में। आज उन्हीं से जुड़ा हुआ एक और प्रकरण भूकंप हम सीखेंगे, क्या होता है और ये कैसे आते हैं। सर्वप्रथम तो ये जानते हैं कि भूकंप क्या है। यदि आप किसी टेबल पर बैठे हैं और उस टेबल के नीचे से कोई कुत्ता या बिल्ली टेबल के पावे को छूते हुए निकल जाए और यदि उसका एहसास आपको हो जाए तो वही भूकंप होता है। अर्थात पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण पृथ्वी की बाह्य परपटी की परतों का अचानक हिल जाना, कांप जाना ही भूकंप कहलाता है। अब प्रश्न ये है कि भूकंप की शुरुआत होती कहाँ से है। भूकंप की शुरुआत पृथ्वी की भूपरपटी और मैंटिल दोनों परतों के मध्य एस्थेनोस्फीयर या मैग्मा से होती है। जब इस मैग्मा में रेडियो एक्टिव पदार्थों की प्रधानता या अधिक हो जाती है तो उसके कारण हॉट स्पॉट विकसित होते हैं और इसी हॉट स्पॉट से जो ऊर्जा निकलती है वो प्रत्यास्थ ऊर्जा कहलाती है और यह संवहनीय तरंग के रूप में या कन्वेंशनल करंट के रूप में पृथ्वी की बाह्य परत पर पहुंचती है। जहां यह ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर निकलती है उसे इस चित्र में आप देखें एपिसेंटर कहा जाता है या अधिकेंद्र कहते हैं। इसी अधिकेंद्र के ठीक नीचे भूकंप विकसित होते हैं। भूकंप 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सामान्य भूकंप। इसकी औसत गहराई भूपरपटी में 50 किलोमीटर होती है, अर्थात इसका फोकस पृथ्वी के अंदर 50 किलोमीटर पर होता है। इस प्रकार के भूकंपों का हमें एहसास तक नहीं होता। दूसरा है मध्यम भूकंप। इस प्रकार के भूकंप 50 किलोमीटर की गहराई से लेकर 250 किलोमीटर की गहराई तक उत्पन्न होते हैं और इनका एहसास कुछ लोग ही कर पाते हैं तथा लटकने वाली वस्तुएं हल्की हिलती हैं। तीसरा है गहरे या पातालीय भूकंप। इनकी गहराई 250 किलोमीटर से 750 किलोमीटर या 700 किलोमीटर तक भूपरपटी में होती है और इनके द्वारा उत्पन्न तरंगें पृथ्वी की सतह पर जब पहुंचती हैं तो भारी मात्रा में धन और जन की हानि होती है। इन भूकंपों को मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं और इनका अध्ययन करने वाले विज्ञान को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। आइए इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं पृथ्वी के अंदर भूकंप कहाँ विकसित होते हैं और किन तरंगों के रूप में चलते हैं, उनकी पहचान कैसे होती है। ये पृथ्वी का एक अनप्रस्थ काट है जिसके अंदर पृथ्वी की 3 परतें, पहली परत क्रस्ट, दूसरी मैंटिल और तीसरी कोर दर्शाई गई है। इसी क्रस्ट और मैंटिल के मध्य में एस्थेनोस्फीयर में जहाँ कहीं भी रेडियो एक्टिव तत्व अधिक होते हैं वहाँ इलास्टिक एनर्जी या प्रत्यास्थ ऊर्जा अत्यधिक उत्पन्न होती है जो संवहनीय तरंग के रूप में पृथ्वी की सतह की ओर गमन करती है। जहाँ ये हॉट स्पॉट या प्रत्यास्थ ऊर्जा इकट्ठी होती है उसे फोकस कहते हैं। उसी फोकस से निकलने वाली प्रत्यास्थ ऊर्जा सेस्मिक वेव के रूप में पृथ्वी की सतह पर पहुँचती है। जहाँ यह पहुँचती है उसे एपिसेंटर कहते हैं और इसके ठीक विपरीत पृथ्वी के दूसरी तरफ के बिंदु को एंटीपोड कहा जाता है। इस फोकस से निकलने वाली प्रत्यास्थ ऊर्जा की जो सेस्मिक वेव होती हैं वो 2 तरह की हैं। एक है पी वेव, दूसरी है यस वेव। पी वेव जब सतह पर पहुंचती है तो सतह पर जब वह गमन करती है तो उसे यल वेव कहा जाता है। सर्वप्रथम लब महोदय ने यल वेव के बारे में जानकारी दी, इसलिए इसे
यल वेव या लब वेव के नाम से जानते हैं, जो पूरी पृथ्वी पर चारों तरफ गमन करती है। पृथ्वी के अंदर बने फोकस से उत्पन्न हुई पी वेव्स पृथ्वी के कोर को पार करती हुई ठीक 21 मिनट में पृथ्वी के दूसरी तरफ अर्थात एंटीपोड पर पहुंचती है। यह वेव इसी फोकस से या हाइपोसेंटर से यस वेव भी उत्पन्न होती हैं, जो सेकेंडरी वेव कही जाती हैं, और यह यस वेव पृथ्वी के कोर को पार नहीं कर पाती और वह मेंटिल और भूपर्पटी में ही गमन करती हैं। पृथ्वी के कोर को केवल पी वेव ही पार कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी तीव्रता बहुत अधिक होती है। इस पी वेव की चाल 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यह पी वेव पृथ्वी पर 102 अंश से 143 अंश के बीच नहीं पहुंच पाती है। इसीलिए 102 अंश से 143 अंश के बीच के क्षेत्र को छाया पेटी या पी वेवलेस जोन भी कहा जाता है। यस वेव 143 अंश से 143 अंश के बीच नहीं पहुंच पाती हैं, जिसका कारण है पृथ्वी के कोर से ये यस वेव का गमन ना कर पाना। इसी के परिणाम स्वरूप यस वेव 143 अंश से 143 अंश के बीच के क्षेत्र में नहीं पहुंच पाती हैं, इसलिए इसे यस वेवलेस जोन कहा जाता है। अब प्रश्न ये कि ये जो पी वेव हैं वो तो कोर से पार हो जाती हैं, फिर 102 अंश से 143 अंश के बीच ये क्यों नहीं पहुंचती? इसका कारण है पृथ्वी के कोर और मेंटिल के बीच गठन वर्ग विसंगत तल जो अर्धतरलीय पदार्थ भरा हुआ है, उसमें पी वेव जब पहुंचती हैं तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती हैं और इसी के परिणाम स्वरूप 143 अंश से 102 अंश के बीच वह सीधे नहीं पहुंच पाती। इसी प्रकार 102 अंश से 102 अंश के बीच पी वेव, यस वेव और यल वेव तीनों पहुंचती हैं, जिनमें से पी वेव जब एपिसेंटर या अधिकेंद्र पर पहुंचती है तो इसी का नाम बदलकर यहाँ यल वेव हो जाता है, जो पूरी पृथ्वी पर बिना रुके टुके, बिना किसी छाया पेटी को देखे पूरी पृथ्वी पर गमन करती रहती है और इसी यल वेव के कारण पृथ्वी पर सर्वाधिक विनाश होता है। विनाश क्यों होता है? क्योंकि यल वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है और इनकी वेव लेंथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा विनाश करती हैं। भूकंप और उसके मूल तथा उनसे निकलने वाली तरंगों, छाया पेटी आदि के बारे में सीखने के बाद आइए देखते हैं इन भूकंपों से पूरी पृथ्वी पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। भूकंप आने के दो कारण हैं, दो मूल कारण। पहला है प्राकृतिक कारण, दूसरा है मानवजनित कारण। प्राकृतिक कारणों में पहला है विवर्तनिकी बल। यह विवर्तनिकी बल क्या है, इसको समझने के लिए आपको प्लेट टेक्टोनिक पढ़ना पड़ेगा। हमारी पृथ्वी की भूपर्पटी पर अनेकों छोटी और बड़ी प्लेटें हैं जो एक दूसरे से दूर जा रही हैं या एक दूसरे के पास आ रही हैं या एक दूसरे से एकदम सट कर गतिमान हो रही हैं, जिन्हीं के घर्षण के परिणाम स्वरूप भूकंप उत्पन्न होते हैं। प्राकृतिक कारणों में दूसरा कारण है हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट के बारे में हमने जाना कि पृथ्वी के एस्थेनोस्फीयर में रेडियो एक्टिव तत्वों की प्रधानता के कारण हॉट स्पॉट विकसित होते हैं और उससे प्रत्यास्थ ऊर्जा निकलती है, जो सम्मानीय तरंग के रूप में या भूकंपीय तरंग के रूप में पृथ्वी की सतह की ओर बढ़ती है और पृथ्वी की प्लेटों को धक्का देती है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी की ऊपरी सतह अर्थात प्लेटों पर भूकंप उत्पन्न होते हैं। तीसरा कारण है भूसंतुलन।
भू संतुलन का अर्थ भी प्लेट टेक्टोनिक ही है। पृथ्वी के दो प्रकार की प्लेटें हैं, एक महाद्वीपीय प्लेट, दूसरी महासागरीय प्लेट। महाद्वीपीय प्लेट अपक्षय और अपर्दन के कारण उनका मलबा महासागरीय प्लेट पर जमा हो रहा है, जिसके कारण महासागरीय प्लेट भारी हो रही है और नीचे स्टेनोस्फीयर में बैठ रही है या धंस रही है, जिसके परिणाम स्वरूप महासागरीय प्लेट के नीचे का स्टेनोस्फीयर या मैग्मा डिस्प्लेस होता है और किसी प्लेट को ऊपर उठा देता है, अर्थात महाद्वीपीय प्लेट को ऊपर उठा देगा, जिसके कारण भू संतुलन जैसी स्थिति उत्पन्न होगी और इसी के परिणाम स्वरूप भी भूकंप आते हैं। तीसरा कारण उल्कापात। उल्कापात आप जानते हैं, ब्रह्मांड में या अंतरिक्ष में मंगल और बृहस्पति के मध्य एस्टेरॉयड की बेल्ट पाई जाती है। वहाँ से बाहर निकलने वाले खगोलीय पिंडों को ही उल्का कहा जाता है और जब कभी पृथ्वी पर टकराते हैं तो उनके कारण से पृथ्वी कांप उठती है, जिसे भूकंप आता है। भूकंप के प्राकृतिक कारणों में पांचवा है महाद्वीपीय और महासागरीय सम्मिलन क्षेत्र। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर स्थल और जल मिलते हैं वहाँ दोनों प्लेटों के सहारे या चट्टानों के सहारे जल रिस कर पृथ्वी की भूप्रवृत्ति में अंदर चला जाता है। अंदर का तापमान अधिक होने के कारण वह जल भाप के रूप में बदलकर ऊर्जा के रूप में बाहर आने का प्रयास करता है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी की प्लेटें हिल जाती हैं और भूकंप आता है। यह कथन केवल विनाशी प्लेट किनारों पर ही लागू होता है। भूकंप के कारण समझने के बाद आइए देखते हैं भूकंप का क्या प्रभाव होता है। भूकंप का पहला प्रभाव सुनामी है। यदि भूकंप महासागरीय क्षेत्रों में है या सागरीय क्षेत्रों में है तो वह अपने बल से पृथ्वी के जल में तरंगे उत्पन्न करता है और वह तरंगे जब महाद्वीपों के किनारों पर पहुंचती हैं तो भारी मात्रा में जन और धन का नुकसान करती हैं या हानि पहुंचाती हैं। दूसरा है भूस्खलन। भूकंप का ही दूसरा प्रभाव भूस्खलन है। पृथ्वी के अंदर संवहनीय तरंगे जब भूप्रवृत्ति को धक्का देती हैं तो उससे स्थल पर बड़े बड़े पर्वत शिखर या चोटियाँ हिल जाते हैं और टूटकर नीचे गिरते हैं, जिसे भूस्खलन कहा जाता है। और इसका तीसरा प्रभाव है चटकन। स्टेनोस्फीयर या मैग्मा हर्ष में अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न हुई ऊर्जा जब प्रघाती तरंगों के रूप में, प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में पृथ्वी की सतह पर आती हैं तो वे पृथ्वी की भूप्रवृत्ति को तोड़ देती हैं और पृथ्वी के भूप्रवृत्ति में दरारें पड़ जाती हैं, जिसे चटकन कहा जाता है। यह आपको मैदानी भागों में और पठारी भागों में देखने को मिलेगा। तरंगों को समझने के बाद आइए देखते हैं भूकंप द्वारा जनित तीन तरह की तरंगे। पहली है पी वेव, दूसरी है एस वेव और तीसरी है यल वेव। पी वेव ये हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ की होती है, इसीलिए यह पृथ्वी के कोर से होकर एंटीपोड तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाती है। दूसरी है एस वेव, यह मीडियम फ्रीक्वेंसी और मीडियम वेवलेंथ की है, इसीलिए यह कोर को पार नहीं कर पाती और भूप्रवृत्ति के अंदर मेंटिल और क्रस्ट में ही गमन करती है। और तीसरी तरंग है यल वेव। यल वेव पृथ्वी की सतह पर या भूप्रवृत्ति के ऊपरी सतह पर ही गमन करती है और चारों तरफ भारी विनाश करती है। इसका मूल है पी वेव का पृथ्वी की सतह पर पहुंचना और यल वेव के रूप में पृथ्वी की सतह पर चारों ओर लो फ्रीक्वेंसी और हाई वेवलेंथ के कारण भारी मात्रा में विनाश करना होता है।